नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कैदियों को विशेष छूट, आज का यह हमारा अंक है। इस अंक में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या क्षमादान की शक्ति है और क्या यह क्षमादान की शक्ति और किन किन विषयों पर है, उनकी शक्ति का विस्तार कहाँ तक है, और इसी बिंदु पर हम आगे बात करेंगे और इस क्षमादान की शक्ति पर जो हमारे वाद हुए हैं उन वादों को भी पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ पर कैदियों को विशेष छूट। कैदी मतलब ऐसे लोग जो जेल में सज़ा काट रहे हैं, उनको कैदी कहा जाता है। तो यह गृह मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचनाएं दे दी जा चुकी हैं। आइए विस्तृत अध्ययन करते हैं। देखिए, आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हम जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 को जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा वह आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होगी। इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए, इस पर हमारे केंद्र इसी उपलक्ष्य में आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ पर कैदियों को विशेष छूट, ये आज का हमारा टॉपिक है। आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 जून 2022 को, डेट देखिए 13 जून, कैदियों को विशेष छूट परिहार स्पेशल रेमिशन देने के संबंध में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पहल के अंतर्गत कैदियों की एक निश्चित श्रेणी को विशेष परिहार प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 3 चरणों 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त 2023 में रिहा किया जाएगा। इतने 3-4 लाइनों से आप ये समझ पा रहे हैं कि जो जेल में बंद कैदी हैं, रिहा किए गए हैं, वो किसके अधीन हैं? हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 जून 2022 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो जेल में बंद कैदी हैं उनको विशेष छूट के तहत उनको परिहार दिया जाए। उनकी जो जेल में जो और जीवन बिताना था उससे छूट देकर उनको रिहा किया जाए। यह रिहा करने की पहल 3 चरणों में पूरी होगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को, 26 जनवरी 2023 को और 15 अगस्त 2023 को 3 चरण में इन कैदियों को रिहा किया जाएगा। आइए इससे जुड़ी विशेष और बातों को पढ़ते हैं। अब किस किस कैदी को छोड़ा जाएगा, कौन से कैदी उसके लायक होंगे, इस विशेष छूट के लायक होंगे, तो इस विषय में आइए बात करते हैं। पहला हमारा है कि 50 वर्ष आयु की महिलाएं। कितने? 50 वर्ष आयु की महिलाएं एवं ट्रांसजेंडर अपराधी, अपराधी तथा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष अपराधी जिन्होंने कुल सजा अवधि का 50% पूरा कर लिया हो। 50 वर्ष आयु की महिलाएं और ट्रांसजेंडर अपराधी तथा 60 वर्ष के ऐसे अपराधी जिन्होंने अपनी कुल सज़ा की जो अवधि है उसका 50% पूरा कर लिया हो। मतलब अगर 10 साल की कैद है और उनकी एज 60 साल के ऊपर है और उन्होंने 5-5.5 साल अपनी सज़ा काट चुके हैं जेल में रहकर, तो उनको इस छूट के तहत लाभ मिलेगा और उनको रिहा किया जाएगा। 50 वर्ष की आयु की महिलाएं व ट्रांसजेंडर अपराधी तथा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष अपराधी जिन्होंने सजा अवधि का 50% पूरा कर लिया हो। दूसरी बात, 70% या उससे अधिक की विकलांगता वाले, विकलांग जिसे दिव्यांग कहा जाता है, तो इन लोगों को भी रखा गया है। 70% या उससे अधिक की विकलांगता वाले शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांग कैदी जिन्होंने अपनी कुल सजा अवधि का 50% पूरा कर लिया हो। जैसे जो व्यक्ति की दिव्यांगता है, विकलांगता है, शारीरिक अक्षमता है, उसका प्रतिशत होता है, तो 70% से अधिक ऐसे दिव्यांग शारीरिक अक्षम कैदी जिन्होंने अपनी सजा अवधि का 50% पूरा कर लिया हो, उनको भी इस विशेष छूट के तहत रिहा किया जाएगा। उसके बाद तीसरे तरह के ऐसे लोग जो गंभीर रूप से बीमार सजायाफ्ता कैदी जिन्होंने अपनी सज़ा की कुल अवधि का 2/3 पूरा कर लिया, जो बहुत गंभीर रूप से बीमार है और मान लीजिए कि उनको
100 साल की सज़ा दी गई है तो उन्होंने 66 साल पूरा कर लिया हो, 66 साल जेल में व्यतीत कर लिया हो और गंभीर रूप से बीमार है, ऐसे भी कैदियों को रिहा की जाएगी इस पहल के तहत। उसके बाद गरीब निर्धन कैदी जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर ली है लेकिन उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने के कारण जेल हैं। देखिए, कई प्रकार के कैदी ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी समय सीमा तो जेल में काट ली है, जो दंड की समय सीमा है, जेल में रहने की समय सीमा है, दंड स्वरूप उनको मिला है, उसको तो काट लिया है, लेकिन जो उन पर जुर्माना हर्जाना लगाया गया है उसका भुगतान न कर पाने की स्थिति में वो जेल में ही अभी सज़ा काट रहे हैं और जेल में ही हैं, ऐसे कैदियों को भी छोड़ा जाएगा। उसके बाद ऐसे व्यक्ति जो कम से कम उम्र के हो, अर्थात 18 से 21 वर्ष में अपराध किया है और उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला नहीं है, जिन्होंने अपनी सज़ा की अवधि 50% पूरा कर लिया हो। 4 तरह के लोग हैं। एक 50 वर्ष की आयु की महिलाएं व ट्रांसजेंडर अपराधी, तथा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे अपराधी जिन्होंने अपनी जो सज़ा की अवधि है उसका 50% जेल में व्यतीत कर लिया हो। दूसरे 70% या उससे अधिक शारीरिक अक्षमता वाले लोग, अर्थात दिव्यांग लोग, जिन्होंने अपनी कुल सज़ा अवधि का 50% पूरा कर लिया हो। तीसरा गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, बीमार सजायाफ्ता कैदी जिन्होंने अपनी सज़ा की कुल अवधि का 2/3 हिस्सा जेल में काट लिया हो, वो भी छोड़े जाएंगे। उसके बाद ऐसे गरीब कैदी जो अपनी सज़ा अवधि तो जेल में काट चुके हैं लेकिन उन पर जो जुर्माना हर्जाना लगाया गया है उसको न भर पाने के कारण अभी वो जेल में ही रहते हैं, उनको भी रिहा किया जाएगा। और इसका जो अंतिम प्रकार है, ऐसे व्यक्ति जो कम उम्र में अर्थात 18 से 21 वर्ष के उम्र में अपराध किए हैं लेकिन उनके खिलाफ और कोई आपराधिक मामला नहीं है और वो अपनी सज़ा अवधि का 50% जेल में काट लिए हैं, जेल में पूरा कर चुके हैं, ऐसे लोगों को भी छोड़ा जाएगा। अब बात आती है संबंधित प्रमुख तथ्य की। परिहार किसे कहते हैं? परिहार मतलब रेमिशन, छूट। लेकिन छूट कैसी? परिहार का अर्थ है कि जो सज़ा है उसके चरित्र को बिना बदले उसकी अवधि को कम किया जाना। जैसे चरित्र से क्या संबंध है? जैसे सश्रम कारावास, आपको जेल में जाना है तो श्रम के साथ आपको कारावास की सज़ा दी गई है, तो सश्रम कारावास तो रहेगा ही, लेकिन जो कारावास की अवधि जैसे 10 साल है तो उसको कम करके 5 साल कर देना, 4 साल कर देना, 3 साल कर देना, इसी को हम परिहार कहते हैं। रेमिशन अंग्रेजी में कहते हैं, छूट करना कहते हैं। परिहार का अर्थ है किसी दंड या सज़ा के चरित्र को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। हालांकि परिहार की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में इसे रद्द किया जा सकता है। परिहार अर्थात किसी भी सज़ा के चरित्र को कम किए बिना उसकी जो सज़ा की अवधि है उसको कम किया जाता है, इसको परिहार कहा जाता है, अंग्रेजी में रेमिशन कहा जाता है। लेकिन अगर परिहार की किसी भी एक शर्त सीमा का आप उल्लंघन करते हैं तो आपको जो पूर्व में दंड दिया गया है उसी दंड के तहत उतनी अवधि तक आप जेल में रहेंगे या जो दंडादेश होगा उसका आप पालन करेंगे। अब आइए आगे से आप जानते हैं हमारी भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची में लिस्ट सिस्टम है। लिस्ट सिस्टम में 3 प्रकार के लिस्ट है, सूचियाँ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो उसमें विषय का बंटवारा किया गया है विस्तृत अध्ययन में उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा जेल है, जेल वो राज्य सूची का विषय है। जेल किस, ये पूछा जाएगा कि चूँकि ये चर्चा में है इसलिए ये पूछा जाएगा जेल किस अनुसूची के तहत आता है, तो 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट जेल। अब 2 प्रकार, अब एक तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होगी और दूसरी राज्यपाल के पास शक्ति होगी। दोनों शक्तियों को देखते हैं। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 72(1) के तहत राष्ट्रपति को और संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को 2 अनुच्छेद पूछा जाता है। एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 या 72(1) के तहत राष्ट्रपति को और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को। इसमें जो शक्ति प्राप्त की हुई है, शक्तियाँ मिली है, हमारा संविधान दिया है, उनको आइए जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए
व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकते हैं, उसका प्रविलंबन कर सकते हैं, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होगी। या देखिए ये सब चीज़ें 2 बार क्यों लिखी गई है। किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को, जो दंड मिल गया है, जो न्यायालय द्वारा उसको दंड मिल गया है, उसको क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, विराम लगा सकता है या परिहार या न्यून कर सकता है। अथवा दंडादेश के जो दंड का जो आदेश मिला है, जो दंड का आदेश मिला है, उसको भी राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि उसको निलंबन कर सकता है, परिहार या लघुकरण की शक्ति होती है। लेकिन यह राष्ट्रपति की यह शक्ति उन सभी मामलों में भी प्राप्त होगी जिसमें दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल के साथ सेना न्यायालय वाली शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति न्यायालय और सेना न्यायालय द्वारा दिए गए सभी जो दंड है और दंडादेश है, उस पर भी यह नियम कानून उनकी शक्ति लागू होती है। जिनमें दंड ऐसे विषय से संबंधित किसी अपराध हेतु दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, अथवा ऐसे सभी मामले जिसमें दंडादेश मृत्युदंड है। अब बात को समझिए, हमारा अनुच्छेद 72 एक यह कहता है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। न्यायपालिका किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है। अथवा दंडादेश, दंड और दंडादेश 2 बात है। दंड मतलब उनको लग गया, और दंडादेश जो दंड देने का आदेश है कि इस आदेश के अनुसार आप इसको दंड देंगे, उसमें जो लिखा है, तो दंडादेश के भी निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। अब यह जितनी शक्तियाँ हैं, प्रविलंबन, विराम, परिहार, ये सब शक्ति उन सभी मामलों में प्राप्त होगी जिसमें दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया होगा, कोर्ट मार्शल जिसे कहते हैं। उसके बाद जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, अथवा ऐसे सभी मामले जिनमें दंडादेश मृत्युदंड है, अर्थात राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, क्षमा दे सकता है, यही बात इसमें बताई गई है। सेना न्यायालय द्वारा भी अगर जो भी दंड या दंडादेश दिया गया है उसको भी कम कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, ये विराम लगा सकता है या क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये सब शक्तियाँ हैं। उसके बाद जहाँ तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ऐसे सभी विषय पर जो दंड दिया गया है उस पर राष्ट्रपति की यह शक्ति होगी। अब आइए देखते हैं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय के संबंध में राज्य के राज्यपाल को उस विषय के संबंध में जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, अर्थात जेल है तो जेल के विषय के संदर्भ में, इसीलिए तो हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किया है। क्यों? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत यह शक्ति प्रदान करता है कि उस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार जहाँ तक है, उस विषय पर विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार, दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की या दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होगी। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या है। राष्ट्रपति जो है वह संघ की कार्यपालिका शक्ति का जहाँ तक विस्तार है ऐसे विषयों पर, और राज्यपाल कहाँ तक, विधि के विरुद्ध जहाँ तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। जिस विषय में, फिर से देखिए, उस विषय के संबंध में जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की या दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 161 के तहत मिलान करने के लिए आता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 161 राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल। उसके बाद राज्यपाल इस विषय से संबंधित एक और बात कि इस उपबंध में राज्यपाल की शक्ति राज्य की कार्यकारी शक्ति या राज्य सरकार की कानून बनाने की शक्ति तक सीमित है। बात समझिए कि अगर राज्य की जो कानून बनाने की शक्ति है कि अमुक अमुक विषयों पर, अमुक अमुक बातों पर इनकी जो शक्ति प्रदान बनाएगा कौन, राज्य की कार्यकारी शक्ति है, उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। उसी शक्ति पर अगर कोई व्यक्ति उस नियम के खिलाफ उस विधि के विरुद्ध अपराध में दंड उसको मिला है या दंडादेश मिला है, तो राज्यपाल की यह शक्तियाँ लघुकरण की, परिहार की, क्षमा की प्राप्त होगी और अन्य विषयों पर उसको प्राप्त नहीं होगी। आइए इससे जुड़ा एक और मुद्दा है, उसको देखते हैं कि जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कैदियों को छोड़ने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा
दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए हैं। उसके बारे में हमने पढ़ा किन किन कैदियों को इस पहल के तहत जेल से रिहा होंगे, वो कौन कौन से कैदी होंगे, कौन सी महिलाएं होंगी, कौन से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग होंगे, किस आधार तक, किस प्रतिशतता तक जो शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगजन हैं, दिव्यांग कैदी हैं, उनको रिहा किया जाएगा। उन सब बातों को जाना। उसके बाद हमने जाना कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत क्या क्या है। उसके बाद हमने जाना कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो क्या है। अब आइए इस पर जो त्वरित मुद्दा है कि क्या क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है, क्या क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो इस पर 4 वाद है। मारूराम बनाम भारत संघवाद, केहर सिंह बनाम भारत संघवाद और आपका स्वर्ण सिंह बनाम उत्तर प्रदेशवाद और ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश व उड़ीसा सरकारवाद। इन चारों वादों को पढ़ेंगे, जानते हैं। तो हमारा इससे संबंधित क्या क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित है। तो क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है कि नहीं, इन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है जिन जिन वादों में, उनको हम बखूबी से अध्ययन करेंगे। पहला वाद है हमारा मारूराम बनाम भारत संघवाद 1980 में। मारूराम बनाम भारत संघवाद 1980। पहले तो मिलान करने के लिए भी आता है, ये चारों वाद दे दिए जाएंगे, उनका सन दे दिया जाएगा, मिलाने की बात होगी। तो मारूराम बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, अब संवैधानिक पीठ क्या है, जहाँ पर फैसला 5 जजों की बेंच या उससे ज़्यादा जजों की बेंच द्वारा सुनाया जाता है, वो संवैधानिक पीठ होती है। 5 जजों या उससे अधिक की जो पीठ होती है वो संवैधानिक पीठ कही जाती है। तो जो मारूराम बनाम भारत संघवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ थी वो संवैधानिक पीठ थी। इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 72 के तहत शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाना चाहिए, न कि राष्ट्रपति के द्वारा अपने विवेक पर। अनुच्छेद 72 अर्थात राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाना चाहिए, केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाना चाहिए, न कि राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर करेगा। मारूराम बनाम भारत संघवाद 1980 में इसमें सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने यह कहा था कि अनुच्छेद 72 मतलब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत शक्तियों का प्रयोग, जो उनकी क्षमादान की जो शक्ति है, इनका प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाएगा, न कि राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक के आधार पर किया जाएगा। मारूराम बनाम भारत संघवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने यह कहा कि जो अनुच्छेद 72 के तहत जो क्षमादान की शक्ति है उसका प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाएगा, न कि राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर करेगा। दूसरा केहर सिंह बनाम भारत संघवाद आया। केहर सिंह बनाम भारत संघवाद 8 वर्ष बाद 1988 में आया। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देना अनुग्रह का कार्य है, इसलिए इसे अधिकार नहीं माना जा सकता है। केहर सिंह बनाम भारत संघवाद में जो 1988 में मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वह अनुग्रह देने का कार्य है। राष्ट्रपति क्षमादान अनुग्रह, किसी के आग्रह पर दे सकता है, निवेदन पर दे सकता है, वो क्षमादान की शक्ति अनुग्रह का कार्य है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुग्रह का कार्य है, इसलिए इसे अधिकार नहीं माना जा सकता है। देखिए क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने। केहर सिंह बनाम भारत संघवाद 1988 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देना अनुग्रह का कार्य है, इसलिए इसे अधिकार नहीं माना जा सकता है। पहले मारूराम बनाम भारत संघवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि अनुच्छेद 72 के तहत शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाना चाहिए, न कि राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित हो। उसके बाद 8 वर्ष बाद एक वाद आया जिसे केहर सिंह बनाम भारत संघवाद 1988 कहा गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देना अनुग्रह का कार्य है, इसलिए इसे अधिकार नहीं माना जा सकता, दोनों में। उसके बाद तीसरा हमारा वाद आया स्वर्ण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश वाद। इसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में बात किया गया है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सत्य है कि शीर्ष न्यायालय को राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति के प्रयोग को बदलने की शक्ति नहीं है। इसमें स्वर्ण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश वाद जो 1998 में आया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह सही बात है कि जो संविधान द्वारा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, उस शक्ति को बदलने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास नहीं है।
ऊपरी अदालतों के पास नहीं है, परंतु इस तरह की शक्ति का मनमाने ढंग से, जो यह शक्ति है 161 के तहत राज्यपाल को मिली है, उसका मनमाने ढंग से प्रयोग, दुर्भावनापूर्वक प्रयोग किया गया है तो ऐसे आदेश को कानूनी मंजूरी नहीं मिल सकती है। ध्यान से देखना है क्या कहा है। एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय यह कह रहा है कि जो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, उसको कम करने की शक्ति न्यायालयों के पास नहीं है। लेकिन अगर इस शक्ति का प्रयोग, इस तरह की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से दुर्भावनापूर्वक इसका प्रयोग किया गया है तो ऐसे आदेश को कानूनी मंजूरी नहीं मिल सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सत्य है कि शीर्ष न्यायालय को, अदालत को राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति के प्रयोग को बदलने की शक्ति नहीं है। जो शक्ति का प्रयोग किया जा गया है राज्यपाल के द्वारा, उसको बदल नहीं सकता है शीर्ष न्यायालय। लेकिन अगर इस शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से दुर्भावनापूर्वक प्रयोग किया गया है तो ऐसे आदेश को कानूनी मंजूरी नहीं मिल सकती है। अंतिम जो आया यह ऐतिहासिक फैसला है। देखिए, इसमें ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश व उड़ीसा सरकारवाद 2006 में आया कि क्या क्षमादान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है, इससे जुड़ा हुआ यह वाद है। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यद्यपि क्षमादान की शक्तियों के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा के अधिकार सीमित हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उच्चतम न्यायालय, उसी को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, एक ही बात है। तो उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यद्यपि क्षमादान की शक्तियों के संदर्भ में, यद्यपि क्षमादान की शक्तियों के प्रयोग में न्यायिक समीक्षा के अधिकार बहुत ही सीमित है, उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, सीमित अधिकार है, इसके बावजूद कुछ विशिष्ट आधारों पर क्षमादान शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है। इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यद्यपि क्षमादान की शक्तियों के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा के अधिकार सीमित है, बावजूद कुछ विशिष्ट जब परिस्थिति होगी, विशिष्ट आधार होगा पर क्षमादान की शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है। हमने जो आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें वर्षगांठ पर हम कैदियों को छोड़ने की एक विशेष पहल लाए हैं। केंद्र सरकार ने जून में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि इस फ्रेम में जो कैदी फिट बैठ रहे हैं उनको रिहा किया जाएगा। जो केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया, उस फ्रेम में जो भी कैदी फिट बैठ रहे हैं उनको रिहा किया जाएगा। रिहा 3 चरणों में किया जाएगा। एक इसी वर्ष 15 अगस्त को 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर, उसके बाद 26 जनवरी 2023 को, और उसके बाद 15 अगस्त 2023 को 3 चरणों में किया जाएगा। उसके लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। एक बताया गया है कि इन आधार पर कैदियों को मानक के रूप में बैठाया जाए। अगर मानक पर वो उचित ठहरते हैं तो उनको इन 3 चरणों में किसी एक चरण में, जिसमें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, चूँकि यह हमारा जो जेल है वो राज्य सूची का विषय है, तो राज्य उस पर वो अपना दिनांक तय कर लेगा इस दिशा निर्देश के तहत जो फिट लोग बैठते हैं। उसके बाद क्या, यह जो हमारी क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की और राज्यपाल की, वह न्यायिक समीक्षा के अधीन है कि नहीं है, तो इस पर हमने 4 बात पढ़ा। एक मारूराम बनाम भारत संघवाद पढ़ा, उसके बाद हमने केहर सिंह बनाम भारत संघवाद, उसके बाद स्वर्ण सिंह बनाम उत्तर प्रदेशवाद, उसके बाद हमने पढ़ा ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारवाद। अगर आपको यह कक्षाएं अच्छी लग रही हो तो कृपया ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने विचार, अपने कमेंट ज़रूर हमें भेजें, हम तक पहुंचाएं। आप लोग हमारे साथ बने रहे। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।